कल जुम्मा दूसरा रोज़ा टेरा मुंसा फाटे पे एक शख्स हमें एक्सीडेंट की हालत में मिला था। हमने उसको लेकर आया, मालेगांव सिविल अस्पताल में एडमिट किया और 2 दिन से मुसलसल हम जो है तो सोशल मीडिया पे उसके फ़ोटो और पोस्टो और वॉइस के ज़रिए हिंदी मराठी में उर्दू के अंदर पोस्टो चला रहे थे कि ये शख्स अगर किसी की जान पहचान का है या इसको कोई जानता है या पहचानता है, इनके घर वालों को पहचानता होगा तो हमारे नंबरों पर कांटेक्ट करिए। फिर मालेगांव सिविल अस्पताल या जो भी उस इलाके की हद्दी आती है, पुलिस स्टेशन, सिटी पुलिस स्टेशन या फिर चौनी पुलिस स्टेशन, उनसे कांटेक्ट करिए। मगर कल से अभी तक ये जो शख्स है इसके घर वालों का हमें कांटेक्ट नहीं हुआ, ना किसी का फ़ोन आया। कई लोग ने पहचानने की कोशिश की है मगर बाद में वो पहचान नहीं पाए। तो आज सुबह मैं हमारे सोशल वर्कर जो हमारे शफीक भाई, शफीक एंटी करप्शन साहब को फ़ोन किया कि भाई 2 दिन से मुसलसल हम लोग जो है तो पोस्ट चला रहे हैं मगर इनका जो है तो कोई शनाख्त नहीं हुई, कोई तलाश नहीं हुई। फिर सभी सोशल वर्करों के और शफीक भाई के मशवरे से हमने अभी इनको आयशा नगर कब्रिस्तान में लेकर आया है। अब आगे की तफसील हमारे शफीक भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल बरोज़ जुमा टेरा मुंसे के पास एक जख्मी हालत में एक डेड बॉडी मिली, मतलब ज़्यादा ब्लड उनका निकल चुका था। किसी गाड़ी वाले ने उनको मार कर चला गया था। तो छावनी पुलिस स्टेशन से हमारे सोशल वर्कर खालिद एसके साहब, आरिफ भाई और जितने भी हमारे ग्रुप के लोग हैं, इन लोगों को वहाँ से फ़ोन आया कि यार ऐसा ऐसा एक डेड बॉडी है। तो इन्होंने अब्दुल सत्तार एम्बुलेंस वाले को लेकर वहाँ पर पहुँचे और डेड बॉडी उठाकर ला के सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने पीएम रूम के अंदर डेड बॉडी रखवाई और रखवाने के बाद इनके फ़ोटो वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल किया। लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बाद भी इनका कोई अता पता नहीं लगा। कानूनी प्रोसीजर करने के बाद हमारे कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी है, इनके ही हाथ में सारे मामलात रहते हैं, तो इनको बुलाकर वहाँ पे पूरा कानूनी पेपर वगैरह जो भी प्रोसीजर होता है उसको हम लोगों ने सुबह से आज रेडी करके, आज ज़्यादा दिन अगर रखते तो उनकी बॉडी पूरी तरीके से ख़राब हो जाती थी, तो इसलिए हम लोगों ने आज ही उसको दफनाने का फैसला किया। और हम लोग एक डेड बॉडी ला ही रहे थे तो एक डेड बॉडी और वहाँ पर बेवारस आ गई है, उसका भी फ़ोटो हम लोग वायरल करेंगे। इनका भी फ़ोटो व्हाट्सएप पे आप लोगों को वीडियो के ज़रिए बता दिया जाएगा। इससे पहले भी हम लोगों ने अभी 15 दिन पहले एक डेड बॉडी दफनाई, तो उनके भी घर वाले आयशा नगर के ही निकले। 3 दिन के बाद उनके घर वालों का पता चला। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लाकर यहाँ पर डेड बॉडी दफना देते हैं, उसके बाद उनके घर वालों का पता चलता है फोटो के जरिए, वीडियो के जरिए। जो हमारे यूट्यूब चैनल के जो लोग हैं, अपना यूट्यूब न्यूज़ वाले जो लोग हैं, हमारे साथी जो लोग भी ये वीडियो चलाते हैं, उनके जरिए उनके घर वालों का पता चल जाता है। हम लोगों का यहाँ से बाइट बनाकर डालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उनके घर वालों तक ये शनाख्त हो जाए, ये मालूम पड़ जाए कि हमारे घर का ये बंदा था, अब ये इस दुनिया में नहीं रहा और इसका इंतकाल हो चुका है और उसकी कब्र आयशा नगर कब्रिस्तान में बोलो या बड़े कब्रिस्तान में, जहाँ भी हम लोगों को तदफीन करना होता है हम लोग वहाँ दफना देते हैं ले जाके। और दूसरा मकसद सबसे बड़ा ये होता है कि अभी कानूनी प्रोसीजर के लिए, कानूनी मालूमात के लिए, उसके अलावा जो अभी SIR जो रिपोर्ट आ रही है, उसके अलावा जो भी मामलात हो रहे हैं हमारे देश की नागरिकता के लिए, तो उसके लिए मैयत का एक जो दाखिला होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मैयत का दाखिला अगर उनके घर वालों को मिल जाए तो ये भी एक बड़ी शनाख्त रहेगी। तो इसके लिए हम लोग बार बार डालते हैं कि आप लोगों को ये दस्तावेज काम आते हैं, मैयत का दाखिला खास तौर से काम आता है। तो अगर उनके घर वालों का पता चल जाता है कि हमारा बंदा इस दुनिया में अब नहीं रहा, तो हम लोगों से राब्ता करके उनके घर वालों का मैयत दाखिला कम से कम हासिल कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना के डालते हैं कि तुम्हारे घर का जो बंदा था अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका इंतकाल हो चुका है और उसको हम लोगों ने आयशा नगर कब्रिस्तान में बोलो या बड़े कब्रिस्तान में दफना देते हैं। और बकिया जो हमारे बिरादरान वतन होते हैं तो उन लोगों को हम लोग शमशान में इनके ही जरिए ले जाकर वहाँ पे उसकी दफन विधि करते हैं, तो वो भी उनके घर वालों तक मैयत का दाखिला वो हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो बस मकसद हमारा यही रहता है कि उनके घर वालों तक ये रिपोर्ट लग जाए। और हमारे साथियों से ये गुजारिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को वायरल करे कि यार उनके घर वालों तक इसका पता चल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग आए थे आजमपुरा बस्ती जो है यहाँ तक। पहले जब मुफ्ती साहब आए थे यहाँ कुछ भी रोड नहीं था,
मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तकरीबन सब रोड बने हैं और आज 5 गली का काम शुरू हुआ है। और आज़मपुरा का काम जितनी भी रोड गटर बनी है मुफ्ती साहब के फंड से ही बनी है और ये 5 गली का काम आमदान निधि से हो रहा है। और जो 1-2 गली बची है इंशाअल्लाह वो भी आने वाले वक्त में किया करेंगे। 2019 में जब मुफ्ती साहब चुन के आए थे, मालेगांव शहर में सीमेंट रोड कहीं भी नहीं था, सब डामर रोड बने हुए थे। मगर 2019 में मुफ्ती साहब के आने बाद शहर की 80% रोड सीमेंट रोड हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर की मेन रोड सब मुफ्ती साहब ने बनाए हैं। और जो बाकी काम रह गया है आज़मपुरे के गली का 2-3 गली है, इंशाअल्लाह वो भी हम करके देंगे। वो काम भी होगा। और ये जो काम 5 गली का शुरू हुआ है ये 262 रोड में का ही हिस्सा है, ये उसमें ही के काम है जो आज शुरू हुए हैं 5 गली। और शहर में जो माहौल बना है मुफ्ती साहब का तामीर और तरक्की मुफ्ती साहब की जो पहचान है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर जो आपने काम करवाए अच्छी क्वालिटी के काम करवाए कि नहीं करवाए? तामीर और तरक्की मुफ्ती साहब ही ने किया है। पिछले किसी आमदार ने मालेगांव में इतना काम नहीं किया जितना मुफ्ती साहब ने पिछले 5 सालों में किया है। मैं यही बात बता रहा था आपको कि 2019 से पहले मालेगांव में सीमेंट रोड का नाम निशान नहीं था, मगर आज मालेगांव शहर 80 से 85% सीमेंट रोड हो गया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 23 जून 2023 को जो बॉम्बे में एक लोकल इश्तिहार, जो लोकल पेपर वहाँ पे पब्लिश होता है सामना, उस सामना पेपर में संजय राजाराम राउत जो महाराष्ट्र के एमपी है, उन्होंने एक ऐसा इश्तिहार दिया था कि महाराष्ट्र के एजुकेशनल मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर है दादाजी दगड़ू भुसे साहब, इन्होंने गिरना सहकारी शुगर फैक्ट्री में 178 करोड़ का यानी 178 करोड़ रुपीस का मिस अप्रोप्रिएशन यानी अपहार किया हुआ है। जैसी बात दादाजी भुसे को पता चली, उसी वक्त हमने एक केस इसके ख़िलाफ़ में दायर किया 1600/2023। उसमें हमने कोर्ट के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए, सारे दस्तावेज़ पेश किए और कोर्ट को बताया कि किस तरीके का झूठा इल्ज़ाम मिनिस्टर साहब पर रखा गया है बिना किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करते हुए। उस बात को कोर्ट ने मानते हुए 7 अक्टूबर 2023 को फ़ैसला सुनाया और CRPC का कलम 204 जो अभी का BNSS का 227 हो चुका है इशू प्रोसेस, ये संजय राजाराम राउत के ख़िलाफ़ में उन्होंने निकाला। उसके बाद में 21 जनवरी 2024 को संजय राजाराम राउत ने जो है क्रिमिनल रिवीजन उसके ख़िलाफ़ में दाखिल किया। उसमें कहा कि जो इशू प्रोसेस उनके ख़िलाफ़ में हुआ है उसको स्टे किया जाए, उसको रोका जाए। उस वक्त हमने रिस्पोंडेंट जो इसमें दादाजी भुसे थे उनकी बाजू रखते हुए कोर्ट को बताया कि किस तरह के बेबुनियाद एलिगेशंस उनके ख़िलाफ़ में लेवल किए गए हैं और प्रीमा फेसाई अगर हम देखें तो कोई भी एलिगेशन इनके ख़िलाफ़ अट्रैक्ट नहीं होता। फिर भी हमने कहा कि एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी उनको दी जाए ताकि वो कुछ मटेरियल रिकॉर्ड पर ला सके। बावजूद इसके जो संजय राजाराम राउत के एडवोकेट थे नासिक से मयूर काले साहब, वो कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर ला नहीं सके। उन्होंने कई एप्लीकेशंस दिए स्टे करने के लिए। एक एप्लीकेशन 25 दिसंबर 2025 को उनका रिजेक्ट हुआ एग्जिबिट 27 पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको स्टे किया जाए। उसके बाद में मुसलसल वो डेट पे डेट लेते रहे। कोर्ट ने कहा कि अल्टीमेट हियरिंग की डेट दी जा रही है, इस डेट पे अगर आप आपकी सुनवाई नहीं देंगे, आप अपना आर्ग्यूमेंट पेश नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि फिर हमको ये मैटर क्लोज़ करना पड़ जाए और डिस्पोज करना पड़ जाए आपके खिलाफ। उसी दरमियान में MP साहब और मिनिस्टर साहब का राब्ता हुआ, उनका डिस्कशन हुआ और उसका फिर उन्होंने सेटलमेंट किया, अमाइकेबली सेटलमेंट हुआ और आज के रोज़ दोनों पार्टीज़ ने कॉम्प्रोमाइज़ करके समझौता करके अपना मैटर विड्रॉ यानी वापस ले लिया।
सर ये केस आगे चलती है क्या तकलीफ हो सकती है? अगर ये केस आगे चलती तो इसमें उनके वकील की जानिब से कोई भी कोजेंट, कन्विंसिंग, जस्टिफिएबल और वेल फाउंडेड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जिसकी बुनियाद पे उनका कंटेंशन वो सब्सटेंशिएट कर सके, यानी कि उनकी केस को मजबूती से वो पेश कर सके। तो ये सारी चीज़ें थी। और जो भी एलिगेशन लगाया था, जो 178 करोड़ का हो, कई जगह पर तो ऐसा कहा गया कि 500 करोड़ तक का ये मिस अप्रोप्रिएशन है। अगर यही सिचुएशन थी, यही हकीकत थी, तो कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट वो कोर्ट के सामने पेश करते, पर वो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश करने में नाकाम साबित हुए। और ये अच्छा हुआ कि दोनों ने अमाइकेबली सेटलमेंट कर लिया और दोनों पार्टीज़ के बीच में समझौता हो गया। इससे यही एक मैसेज जाएगा सोसाइटी में कि आने वाले वक्त में और इन दिनों भी जो हार्मनी जो है दो कम्युनिटीज़ के बीच की या स्पेशली दो पार्टीज़ के बीच की, वो मेंटेन रहेगी और आने वाले वक्त में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी तनाज़ा इस मामले से तो नहीं रहेगा। बाजूला माझ्या कोण आहे? दादाजी भुसे आहेत, मी इथे बाजूला आहे। आम्हाला दोघांनाही जेव्हा न्यायालयानं पाहिलं तेव्हा असं केलं, म्हणजे संपलं ना संपलेलं आहे, विषय राहिलेला नाही। ज्यांच्यामुळे विषय निर्माण झाला तेही आमच्यात राहिलेले नाहीत, तेही सत्ता पक्षात गेलेले आहेत। आता त्यांचं त्याने पाहावं या मताचा मी आहे। दादा भुसे यांनी अत्यंत ग्रेसफुली हा विषय संपवण्यासाठी सहकार्य केलं, ही चांगली आनंदाची गोष्ट आहे। म्हणजे दादांचे आणि आमचे जे पूर्वीचे नातेसंबंध आहेत ते इथे कामी आले आणि माझ्या तब्येतीमुळे मला आता फार धावपळ अशी इथे लांब करता येत नाही, कारखाना येता येत नाही, पण जे घडलंय ते उत्तम घडलंय। आता जे तुम्ही निर्णय घेतलेला आहे कुठेतरी महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला धरून आहे असं म्हणता येईल। महाराष्ट्राची ही संस्कृती आहे ना, यापेक्षा वेगळी संस्कृती कधीच महाराष्ट्राची नव्हती आणि ही संस्कृती कायम राहावं असं आम्हाला दोघांनाही वाटतं। दादा बोलतील ना आता। साहेब पण यापुढे पुन्हा अशी वक्तव्य होतील का? बघा, ते वक्तव्य मुळात ज्या आधारावर मी केलं होतं तो आधार जो आहे ज्यांनी निर्माण केला होता त्याने आता त्या संदर्भात काय ते पाहावं। मला असं वाटलं की माझ्याकडून चुकीच्या आधारावर मी वक्तव्य केलं असं मला नंतर लक्षात आलं आणि ज्यांनी ते समोर आणलं ते आता स्वतःच दूर गेलेले आहेत। त्याच्यामुळे मी कशा करता या विषयावर दादांशी भांडू, हा माझा सरळ मुद्दा आहे। ज्यांना भांडायचं असेल ते भांडतील किंवा लढतील। कुठे प्रकरण सत्ता पक्षामध्ये तेही गेलेले आहेत, दादा स्वतः मंत्री आहेत। पण मग आपल्याकडनं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं, दिलगिरी व्यक्त केली का? आपल्याकडनं नेमकं सादर काय झालं? नाही, आम्हाला हा विषय संपवायचा आहे। माझी भूमिका एवढीच होती जेव्हा माझ्या समोर आलं तेव्हा की हा कारखाना अद्याप जो आहे तो उभा करायला नाही, पण त्या संदर्भात मी नंतर माहिती घेतली, दादांकडून सुद्धा माहिती आली आणि मला असं वाटतं या विषयावर फार चर्चा आता करू नये, जे झालंय ठीक आहे। दादांना गिरणा साखर कारखान्यामध्ये मंत्री दादा भुसे यांनी 178 कोटींचा घोटाळा केला अशा आशयाची बातमी दैनिक सामनामध्ये माननीय संजय राऊत साहेबांच्या माध्यमातून छापून आलेली। मला वाटतं की सर्व मालेगाव आणि पंचक्रोशीच्या जनतेला माहिती आहे, एकेकाळी सहकार क्षेत्रातून उभा राहिलेला हा गिरणा सहकारी साखर कारखाना DRT कोडच्या माध्यमातून विक्रीला जेव्हा निघाला होता तर त्या काळामध्ये साधारणतः एक 11,000च्या आसपास सभासद शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन हा कारखाना परत एकदा याच तालुक्याच्या शेतकऱ्यांच्या मालकीचा राहिला पाहिजे म्हणून साधारणपणे 1100 रुपयाच्या पटीमध्ये शेअर्स उभे केले होते। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की एक महिनाभर सर्व पक्षीय लोकांनी एकत्रितपणे येऊन हा प्रयत्न केला होता। दुर्दैवाने काही लोकांनी त्या काळी पण अफवा पसरवल्या आणि मोठं भाग भांडवल आपलं उभं राहू शकलं नाही।
जी काही 1,60,70,00,000 रुपये रक्कम जमा झाली होती, ती रक्कम नंतरच्या काळामध्ये आर्मस्ट्रॉंग कंपनीने जो कारखाना घेतला त्या कंपनीला RTGSच्या माध्यमातून आपण ती ट्रान्सफर केलेली आहे. हे सर्व गोष्टी रेकॉर्डवर आहेत. आणि मग असं असताना जो काही आरोप आपल्या मालेगाववर केला गेला आणि त्याच्यामुळे मालेगावच्या शेतकऱ्यांचा अवमान झाला, या भावनेतून आम्ही सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे चर्चा करून मग एकतर हे शब्द मागे घ्यावेत अशा प्रकारचे भावना आम्ही माननीय राऊत साहेबांकडे व्यक्त केलेली, तसं त्यांना नोटीस दिली होती आणि तसं भूमिका त्यांनी न घेतल्याच्यामुळे मग या ठिकाणी खटला दाखल केलेला होता. नंतरच्या काळामध्ये राऊत साहेबांनी याचं सगळं पडताळणी केल्याच्या नंतर त्यांना हे आढळून आलंय की आपण केलेला जो काही आरोप आहे तो चुकीचा आहे, निराकस खोटा आहे. ज्यांनी त्यांना माहिती दिलेली होती, मला अपेक्षित होतं की त्यांनी नाव सुद्धा घ्यायला पाहिजे होतं. हो, मी सांगतो ना, मी सकाळी नाव घेतलेलं आहे. तर अद्वै हिरे यांनी ही माहिती दिली होती, हे सत्य आहे. सकाळी मी या विषयावर बोललेलो आहे. तर त्या खोट्या माहितीच्या आधारावर त्यांनी ते आरोप केलेले होते आणि मग त्यांनी आताच्या घडीला मालेगावच्या शेतकऱ्यांची, नागरिकांची, सभासदांची दिलगिरी माफी मागितलेली आहे आणि म्हणून त्यांच्या तब्येतीचाही विषय आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून आज हा खटला मागे घेण्यात आलेला आहे. आज जो आमचे राहतील. बघा, त्यांनी माननीय राऊत साहेबांनी चुकीच्या आधारावर म्हणजे मधला पॉइंटच काढून टाकला होता. 1,78,00,000 डायरेक्ट 178 कोटी करून टाकले होते आणि म्हणून मालेगावच्या शेतकऱ्यांचा, नागरिकांचा जो संभ्रम, गैरसमज झालेला होता, आज त्यांनी दिलगिरी त्या शेतकऱ्यांची माफी मागून तो दूर केलेला आहे आणि त्यांच्या तब्येतीचंही कारण आहे. या सर्व गोष्टी पाहता मालेगावच्या शेतकऱ्यांनी सांगितलं की आपण त्यांच्या विनंतीला मान देऊ, हा खटला मागे घेऊ. सर, त्याप्रमाणे जुने नातेसंबंध, जुना जो तुमचा स्नेह होता तो या ठिकाणी कामाला नाही, मला वाटतं की ही वस्तुस्थिती आहे की गेली काही वर्ष त्यांच्या नेतृत्वाखाली आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी पण काम केलेलं आहे. मला विश्वास होता की त्यांनाही माहिती आहे की दादा भुसे काय करू शकतो आणि काय करू शकत नाही. आणि मग असं असल्यानंतर त्यांच्याकडनं पण मला अशी अपेक्षा नव्हती. किमान कोणतीही गोष्ट बोलताना आपण त्याची खातरजमा करून घेतली पाहिजे. जेव्हा त्यांनी त्याची खातरजमा केली तर त्यांना आढळून आलं की बाबा आपण जे वक्तव्य केलं, जे लिहिलं ते चुकीचं आहे आणि त्यानंतर त्यांनी त्या पद्धतीची भूमिका घेतली.